1000 डिबेंचर बेचा मैंने और मैंने बेचा कितने पे? 5% डिस्काउंट पे, मतलब 95 रुपीस पे। तो 1 लाख इंटू 95, क्योंकि मुझे कितना मिला? एक-एक डिबेंचर पे मुझे 95 रुपीस मिले। तो 1000 डिबेंचर पे मुझे कितना मिलेगा? 1000 इंटू 95, 95,000। क्लियर? ये हो गया क्या? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू मतलब सेल करके आपको कितना मिला। तो सेल करके मुझे मिला है 95,000। फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, 3000 है। तो हमारा नेट प्रोसीड क्या हुआ? नेट प्रोसीड क्या हुआ? सेल वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब 95,000 मुझे मिला हाथ में, लेकिन उस 95,000 में से 3000 मैंने खर्च किए हैं। तो नेट मेरे हाथ में कितना आया? 92,000। 92,000। हाँ, तो ये हो गया क्या मेरा? नेट प्रोसीड्स। अब मुझे चाहिए है रिडेम्पशन वैल्यू। मेरे फॉर्मूले में रिडेम्पशन वैल्यू भी बोल रहा है। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है? देखो, रिडेम्पशन वैल्यू मतलब आपने अपने डिबेंचर को, 100 रुपए के डिबेंचर को 95 रुपए में बेचा, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या बना? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख इंटू 100 मतलब आपका सॉरी 1000 इंटू 100 मतलब आपका 1 लाख ही पड़ा। डिबेंचर भले आपने 95,000 में बेचा, लेकिन एट पार मतलब डिबेंचर की वैल्यू क्या थी? डिबेंचर की वैल्यू थी 1 लाख। तो आपको वापस कितना करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर को? 1 लाख। क्लियर बात हो रही है? आपने अपने इन्वेस्टर से लिया कितना? 95,000, पर आपको अपने इन्वेस्टर को देना कितना है? 1 लाख। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्या हुआ? क्लियर है मैम। ठीक। तो सेल वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू, ये दोनों की दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेल वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू आपकी सेम होगी अगर एट पार हो रहा है काम, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट है, तो वैसी स्थिति में आपका सेल वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ हमारा एट डिस्काउंट था, इसलिए हमारा सेल वैल्यू कम है और रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया होता, तो हमारी सेल वैल्यू ज्यादा होती और हमारी रिडेम्पशन वैल्यू कम होती। ये बात मेरी क्लियर हो गई सबको? तो यहाँ पर हमारे अब हमने क्या-क्या निकाल लिया? हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, सेल वैल्यू कर लिया, फ्लोटेशन चार्जेस हमारे पास दिए हुए थे, नेट प्रोसीड्स एंड रिडेम्पशन वैल्यू। तो अब हम अपने फॉर्मूले पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ ऊपर में जो फॉर्मूला है उसी के साथ हम नीचे बिठाते जा रहे हैं। इंटरेस्ट की जगह पे हमने डाल दिया 10,000, रिडेम्पशन वैल्यू में डाल दिया हमने 1 लाख, सेल वैल्यू में हमने डाला 92,000 क्योंकि हमको नेट प्रोसीड से ही मतलब है ना? और हमने इसको डिवाइड किया है मैच्योरिटी पीरियड 5 से, इनटू हमने किया 1 माइनस टैक्स रेट, द होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू आपका 1 लाख, सेल वैल्यू आपको यहाँ ऐड करनी है तो प्लस 92,000 एंड द होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करके देख ले सकते हैं, बाद में करेंगे तो आपका आएगा 12.08%। तो ये कब होगा? जब आपका रिडीमेबल है। अगर आपका डेप्ट जो है वो रिडीमेबल है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिडीमेबल वैल्यू भी रहेगी, आपकी मैच्योरिटी पीरियड भी रहेगी, तो फॉर्मूला जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन इन फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर हम पहले देख रहे थे इरिडीमेबल में, उस इरिडीमेबल में वहां पर आपको ना तो कोई मैच्योरिटी पीरियड थी और ना ही वहां पर कोई रिडेम्पशन की वैल्यू थी, तो इसलिए हमने वो सारी चीजें छोड़ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो यहाँ पर अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है मुझसे। मैम ये रिडीमर वैल्यू का तो क्या होता है मैम? रिडीमेबल वैल्यू बताओ। ठीक है, यस मैम। देखो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? पे बैक करना, है ना? जब हमने लोन लिया किसी से और हम उसको वापस पे करेंगे तो वो रिडेम्पशन कहलाता है। तो रिडेम्पशन वैल्यू मतलब मुझे कितना अमाउंट मैच्योरिटी के दिन पर अपने इन्वेस्टर को या अपने लेंडर को पे बैक करनी है, वो अमाउंट कहलाएगी रिडेम्पशन वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू।
अब यहाँ पर आप देखो कि हमने कितना सारा डिबेंचर इशू किया था, 1000 डिबेंचर इशू किया था और उस 1000 डिबेंचर की वैल्यू क्या थी, 100 रुपीज। भले ही मैंने उसे अपने इन्वेस्टर्स को 95 रुपए में बेचा था, वो एक अलग मुद्दा है। आपने क्यों बेचा अपने इन्वेस्टर को 95 में? जब 100 रुपए की कीमत थी डिबेंचर की, तो आपने उसको 95 पे क्यों बेचा? इन्वेस्टर ने क्योंकि बोला हम कि मुझे दे दो? नहीं, हमने ये स्कीम निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि हमको अपने डिबेंचर बेचना था, हमको उनको लालच देना था। जैसे डिस्काउंट होते हैं ना, ऑफर होते हैं, सेल लगती है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो खुद से सेल लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, आए और हमारे सामान को खरीदें। तो वही चीज यहाँ पर रुपए के डिबेंचर को 95 रुपए में बेचा। अब जब कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर को 95 में बेचा, तो इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर ने तो 95 रुपए दे दिए, लेकिन इन्वेस्टर मांगेगा, डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। तो मैच्योरिटी की डेट पे आपको अपने इन्वेस्टर को कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए ही देना पड़ेगा। आप उसको 95 देने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको स्कीम के तहत, आपने उसको लालच देने के लिए कहा था कि 100 रुपए की चीज 95 में ले लो, 5 रुपए की आपने उसको छूट दी थी। तो छूट देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मैच्योरिटी डेट पे उसको 95 वापस करोगे। आप उसको मैच्योरिटी डेट पे 100 रुपए ही वापस करोगे। तो इसलिए आपकी सेल वैल्यू क्या हुई? 95 रुपीज, लेकिन आपकी रिडेम्पशन वैल्यू क्या हुई? 100 रुपीज। क्लियर हुआ मेरा? क्लियर हो गई बात? तो वही चीज यहाँ पर हमने किया है कि 1000 रुपए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1000 डिबेंचर्स को वो 100 रुपीज में रिडीम करेगा। इसलिए 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख रुपीज। रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज आएगी। हालांकि सेल वैल्यू कितनी थी? 1000 इंटू 95, दैट मीन्स 95,000। लेकिन रिडेम्पशन वैल्यू मतलब मेच्योरिटी के दिन पर आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को कितना पे करोगे। तो मेच्योरिटी की डेट पर हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख रुपीज पे बैक करेंगे। तो ये हमारी रिडेम्पशन वैल्यू हुई। क्लियर हुआ? यस मैम। जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? क्या हुआ? यस मैम। चलें आगे बढ़े? हाँ, कुछ कह रहे थे? यस मैम। फाइन। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी। मैच्योरिटी मतलब क्या होगा मैम? मैच्योरिटी का मतलब जिस दिन आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। जैसे अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं और कहा है 3 साल बाद वापस करूंगी, तो जी, मैच्योरिटी पीरियड हो गई 3 इयर्स, यस मैम। क्योंकि 3 साल बाद आपको पे करने वाली हूँ। तो वो तीसरे साल की जो डेट है, मैंने जो भी डेट डिसाइड की है, वो मेरी मैच्योरिटी डेट कहलाएगी और ये जो समय है पूरा, वो मैच्योरिटी पीरियड कहलाएगा। जी हेलो मैम, मैं कोई मैच्योरिटी प्रीमियम भी होता है क्या मैम? मैच्योरिटी प्रीमियम भी होता है। देखो, मैच्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है कि जिस दिन आपका अमाउंट मैच्योर होगा, जैसे सपोज मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिए हैं, जी ठीक है, और मैं हर साल इंटरेस्ट तो दे ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हें कहूंगी कि ये आपके अमाउंट पे मैच्योरिटी प्रीमियम रहेगा, मतलब बोनस जैसी चीज। मैंने तुमसे जी लिया 1 लाख है, लेकिन जी वापस करूंगी 1,50,000। दैट मीन्स एनी अमाउंट मोर देन 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा अगर मैं तुम्हें प्रिंसिपल के रूप में वापस करती हूँ, तो वो कहलाता है मैच्योरिटी प्रीमियम, यस मैम। है ना। तो जी ये भी तरह तरह के ऑफर्स होते हैं जी जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है जनरली, कि जब भी कोई बोरो करता है किसी से कोई अमाउंट, है ना, सपोज कोई कंपनी हमसे बोरो करती है या गवर्नमेंट बोरो करती है या हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, आप म्यूचुअल या फंड्स में करते LIC ऑफिस में भी ऐसा, LIC LIC, प्रीमियम भी। हाँ कहीं भी आप जो भी पैसे जमा करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके जी अगेंस्ट में आपको रिटर्न आता है। सपोज उसने कहा कि हम आपको 10% रिटर्न देंगे, तो ये मान के चलो कि उसको 10% से कहीं ज्यादा इनकम हो रही है आपके पैसे को लगा के। वो जी आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करते हैं।
अगर हमको वो 10% दे रहा है तो इसका मतलब उसको वहां पर बहुत ज्यादा 25-30% पा रहा है वो खुद, और हमको सिर्फ 10% दे रहा है। लेकिन हम अपने आप अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो हमको कोई स्कीम नहीं पता है या हमको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो हमको लगता है चल 10% भी अच्छा है। लेकिन ये मत सोचो कि वो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट देता है। जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो लोग खुद बहुत ज्यादा अर्न करते हैं और हमको बहुत कम पे करते हैं। तो इसलिए उनके पास जो वो हमको ब्याज दे रहे हैं हर साल, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने हमारे पैसे को इस्तेमाल करके खुद अर्न किया हुआ होता है। ठीक? तो इसलिए वो अगर आपको मैच्योरिटी प्रीमियम देते हैं, कई बार अगर वो ऑफर करते हैं कि हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा आपको रीपे करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप मतलब उनको फिर भी कोई लॉस नहीं है। जी वो अगर आपको प्रीमियम भी दे रहे हैं तो उनको कोई लॉस नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार का उनको लॉस नहीं होता है। वो लोग सिर्फ ऑफर्स इस तरह से दे के आपको अट्रैक्ट करते हैं, और ऑफर देने के कई कारण होते हैं, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, कितने सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट फील्ड्स आ गए हैं, हर कोई इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सब उनकी, आखिर ये भी तो एक प्रोडक्ट है ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये जितने भी स्कीम्स हैं, ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। जैसे आप यस मैम साबुन का, तेल का, ब्रश का, टूथपेस्ट का, इन सब चीजों का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, सारे के सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं। जी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब क्या? कुछ पता है? किसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? नहीं मैम सॉरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो सिमिलर है हर तरीके से, वो उनकी यूटिलिटी सेम है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, काफी कुछ सेम है, आपकी सेम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो बनाए गए हैं। अगर मैं कोई नया टर्म बताती हूँ जो आपको लगता है कि आपने पहले नहीं सुना है, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, है ना, इम्प्रूव होगी आपकी वोकैबुलरी। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट्स विच आर सिमिलर, विच आर सिमिलर बट विच आर नॉट आइडेंटिकल। दोनों के बीच में फर्क होता है ना, सिमिलर और आइडेंटिकल का। तो या सिमिलर तो हैं, जैसे एक मैं लक्स का साबुन ले लूं और एक मैं सपोज डव ले लूं, पेयर्स ले लूं, ये सब क्या है? ये सब साबुन है। सबका पर्पस क्या है कि अगर आप इनसे नहाओगे तो आपको फ्रेश महसूस होगा, खुशबू देंगे। सब सब एक चीजें हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। अब आप जो लोग यूज करते हैं उनसे बोलोगे तो वो कहेगा कि मुझे तो ये वाला ज्यादा सूट करता है, इसमें ग्लिसरीन है और इसमें तो मॉइस्चराइजर है, इसको नहाने से, इसको लगाने से मुझे ड्राई नहीं लगता। तो वो थोड़ा थोड़ा फर्क सब में, बट बेसिकली देखा जाए तो वो सब चीजें एक ही है। टूथपेस्ट आप बोलोगे तो सारे के सारे टूथपेस्ट का सेम पर्पस है, वो आपके दांत साफ करने के लिए है, बैड स्मेल अवॉइड करने के लिए है, आपको फ्रेश करने के लिए है, सब कुछ सब सेम। लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा में फ़र्क है, किसी में नमक है, किसी में हींग है, किसी में अजवाइन है, इस तरह से सब में कुछ-कुछ अलग-अलग डाल दिया है ना? तो ये क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मोर और लेस सेम ही है। सारे के सारे आपको क्या पर्पस सॉल्व करने के लिए हैं कि आपको आपके जो सेविंग्स है, आपका जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है, उसको अगर आप उसमें डालेंगे, तो आपको बेटर रिटर्न्स आएँगे। ठीक है? लेकिन अब उसमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा रिस्की है, किसी में रिटर्न ज़्यादा है, किसी में रिटर्न कम है, तो रिस्क कम है। इस तरह से सब में थोड़े-थोड़े फ़र्क हैं। तो इन्वेस्टर को बहुत दिक्कत होती है ये जानने में कि मुझे कौन-सा प्रोडक्ट लेना चाहिए है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, और उसके इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाती हैं ये कंपनियाँ, और अपने एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू, अपनी स्कीम्स के थ्रू, अपने लुक्रेटिव जो भी उनके ऑफर्स होते हैं, उनके थ्रू वो क्या करती हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं अपनी तरफ। तो इसलिए वो लोग अलग-अलग मैच्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये जो डिस्काउंट पे हो गया, ये सारी चीज़ें वो लोग ऑफर करती हैं। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? मैम एक हेलो हाँ जी।
जी मैम, मैम जैसे कंपाउंडिंग यदि होता है तो उसमें तो रिडीमेबल वैल्यू अलग हो जाएगा ना मैम? क्या होगा? यदि कंपाउंडिंग होता है तो उस हाँ कंडीशन में मैच्योरिटी डेट के बाद जो अमाउंट मिलेगा, है ना? मैम वो अलग हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, आप जो कह रहे हो वो ठीक बोल रहे हो कि अगर वो हमको एट अ टाइम नहीं मिलता है, जैसा कि ये सब में होता है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह की बात कर रहे हो ना? यस मैम, डिबेंचर में भी होता है, कभी-कभी कंपाउंडिंग वाला डिबेंचर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें आप ये कह रहे हो कि मुझे हर ईयर रिटर्न्स ना आए और एट अ टाइम लास्ट में रिटर्न आए। यस मैम, यस मैम। तो वैसी स्थिति में मेरा जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। हाँ, होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा देखो, जब आपको इस तरह से रिटर्न्स आते हैं, मैं इसको बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा-सा समझा के बता देती हूँ कि सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा किए, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है तो अब मुझे हर वर्ष मुझे कोई रिटर्न नहीं आएगा। मुझे एक बार में 5 साल बाद 1 लाख रुपए पे सपोज़, अभी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। सपोज़ मेरे को 2,10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? तो जब ये मेरे को 2,10,000 रुपए मिलेंगे ना, तब इस 2,10,000 को ब्रेक किया जाएगा। कैसे ब्रेक किया जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। समझ गए? तब आपका प्रिंसिपल 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा और बाकी 1,10,000 आपका ब्याज में कैलकुलेशन होगा। यस मैम। समझ गए? तो रिडेम्पशन वैल्यू वहाँ भी आपकी 1 लाख ही रहेगी। रिडेम्पशन वैल्यू आपकी 2,10,000 नहीं मानी जाएगी। आपकी रिडेम्पशन वैल्यू 1 लाख ही मानी जाएगी। वो बाकी का 1,10,000 आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो मैम वो 10,000 हो जाएगा। 1,10,000 आपका इंटरेस्ट रहेगा और बाकी का 1 लाख रुपीस आपका रिडेम्पशन वैल्यू रहेगा। तो यस, दोनों मिलके हुआ 2,10,000, यस मैम। है ना? तो मतलब हो सकता है कि स्कीम डिफरेंट रहे, लेकिन रिडेम वहां पर भी तो जो आपका 2,10,000 है वो उन दोनों चीजों को कंस्टिट्यूट कर रहा है ना, इंटरेस्ट को भी कंस्टिट्यूट कर रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट को भी कंस्टिट्यूट कर रहा है। अभी हम जिस रिडेम्पशन वैल्यू की बात कर रहे हैं या जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, उसमें उसको क्या हो रहा है, सालाना उसको ब्याज मिलता चला जा रहा है। हर साल वो अपना ब्याज लेता चला जा रहा है। तो हर साल अगर ब्याज ले रहा है तो लास्ट में वो केवल प्रिंसिपल लेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना ईज़ी हो गया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो एट अ टाइम ही दोनों चीज़ें ले रहा है। लेकिन जब वो दोनों चीज़ें लेगा उस समय वो दोनों को जो न स्कीम के अंतर्गत जब उसको क्या कहना चाहिए, पेमेंट होगी तो जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू होगा उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि इतना टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड इतना टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तो फिर क्लियर हो जाएगा वहीं से कि कितना आपका प्रिंसिपल की तरफ से आया है और कितना आपका इंटरेस्ट की तरफ से आया है। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने हाउसिंग लोन लिया है या आपके घर पे किसी ने लिया हो? होम लोन, कार लोन, कुछ भी ऐसा? कोई भी लोन बैंक से बोरो किया है? नहीं मैम। किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं देखा? जब आप लोन बोरो करते हैं, तो क्या होता है कि हर कोई एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर एक स्टेटमेंट लेते हैं। अगर आपने वो स्टेटमेंट कहीं से लिया होगा या स्टेटमेंट आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें वो लोग लिखे रहते हैं कि टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना पे किया। उस टोटल के बाद नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखा रहता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल कितना पे किया एंड टुवर्ड्स इंटरेस्ट कितना पे किया, है ना? तो यहाँ पर देखो, जब हम टोटल पेमेंट की बात करते हैं तो ये पेमेंट आपका पूरा का पूरा ब्याज है ऐसा नहीं रहता। टुवर्ड्स प्रिंसिपल भी रहता है एंड टुवर्ड्स इंटरेस्ट भी रहता है। तो जैसे वहाँ यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इसलिए कहा कि आप अगर उसको देखते तो आपको ज़्यादा अच्छा सा समझ में आता कि अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि जब हम टोटल पेमेंट की बात करते हैं
तो उस टोटल पेमेंट में भी आपका समथिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल रहता है एंड समथिंग टुवर्ड्स इंटरेस्ट भी होता है। तो डिफरेंट करके आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं, वैसा आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जैसा अभी पूछा आपने, रिडेम्पशन वैल्यू अगर हम कंपाउंडिंग का सोचें तो क्या होगा? तो कंपाउंडिंग में जैसा होगा, वहां पर जैसे वो लोग दोनों को अलग अलग करके आपको बताएंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे बताते हैं कि टोटल पेमेंट अगर इतनी है तो इसमें से प्रिंसिपल कितना है और इसमें से इंटरेस्ट कितना है, ये कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है। तो वैसी स्थिति में आप अपने फॉर्मूले में डालने के लिए इंटरेस्ट भी देख लेंगे कितना है, रिडेम्पशन वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, अब क्योंकि आई थिंक वी हैव गॉट जस्ट 15 मिनट्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अगर आप लोग को आज के डिस्कशन में से किसी को कहीं कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप लोग बोल सकते हैं। एनीबॉडी, एनी डाउट? या कोई इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो मुझसे तो पूछ सकते हैं। नो डाउट मैम। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है। अगर मैं उसे स्टार्ट करूंगी तो वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड आई डोंट वांट टू लीव इट इनकम्प्लीट। So I just want, if anybody has any doubt, then they can come forward. No, ma'am. अच्छा, आप लोगों ने डिजी लॉकर खोला? यस मैम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ प्रॉब्लम आई? नो मैम, नॉर्मली जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही था। और उसमें क्या क्या निकाला आपने? आधार कार्ड से तो खोला ही होगा, आधार नंबर डाल के, या बिना आधार नंबर के किया? उसमें दोनों ऑप्शन है शायद। मैम थ्रू आधार कार्ड। आधार से किया तो आपके इशूड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप लोग लेकर आए? मैम पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं। आ गया ना पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, वेरी गुड। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस देखो आपके पास ऑल टाइम रहेगा। आपके पास कोई बाइक या स्कूटी जो भी है, आप लोग की गाड़ियां जो हैं उनको भी आप इसमें देख सकते हैं। क्या क्या लेकर आए बाकी गर्ल्स में से? कितने लोगों ने किया ऐप डाउनलोड? मैम मैंने अपने भैया के फोन पे किया, मतलब उन्होंने अपने लिए किया तो उनका हाँ। पैन कार्ड आधार से ही किया, तो पैन कार्ड और बाकी जो जो ड्राइविंग लाइसेंस है सारे शो हुए। है ना? और आप लोगों ने यस उसमें मैम। कुछ स्कैन करके डाला अपना? आप खुद क्यों नहीं किए? आप अपना भी कर लो। मैम मैं ही की, मतलब उनका किया। एक्चुअली मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना अभी, तो मैंने उनको हम्म। बताया और साथ में मैंने भी किया। हाँ हाँ, आधार कार्ड तो है ना सबके पास, तो आधार से यस कर लो। मैम। एटलीस्ट यस। आधार कार्ड आपके पास ऑल टाइम रहेगा। कई जगहों पे ओके मैम। हमको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती है ना। यस देखो क्यों, मैम। तो फ्री ऑफ चार्जेस है, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लगना है, अपना रख लो। सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग अपनी मार्कशीट्स उसमें ना स्कैन करके डाल लो। तो कहीं पर जैसे आप कभी जाते हो, आपको अचानक से मतलब ओरिजिनल तो नहीं, लेकिन आप उसको दिखा के एक अटेस्टेड कॉपी निकाल सकते हो, फोटोकॉपी जैसा आप अपना निकाल लिए, कुछ कर लिए, उसके एक प्रिंट आउट ले लिया। तो ये चीजें आपके पास हर समय रहेंगी। कभी ट्रेन वेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखाने बोलता है तो आप उसको दिखा सकते हो। तो गर्ल्स में सिर्फ एक ही ने किया, बाकी बाकी ने नहीं किया?
नाउ दैट आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया है, आप इशूड डॉक्यूमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। 1 मिनट में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसमें कितने अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं जो आप लोग कर सकते हैं। कहाँ है मेरा डिजिलॉकर? ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला आप लोगों ने खोला होगा, ये देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इस पर जाकर आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ सकते हैं। गाड़ियों के बारे में भी आप देख सकते हैं। जैसे देखो मैंने अपनी, ये देखो मैंने अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो रखा ही है, पैन कार्ड है, साथ ही मैंने अपनी कार का और अपनी स्कूटी का, दोनों का मैंने डॉक्यूमेंट्स भी रख लिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है। ये देखो, ये मेरी कार का भी इसमें देखो पूरा आ गया है ना। ये अगर कार के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है एंड आई एम ड्राइविंग, तो उस समय यहाँ पर देखो, इसको दिखाने से ये ओरिजिनल के बराबर माना जाएगा। ये आप नीचे पढ़ सक रहे हो, अगर आप लोग को दिख रहा है तो। आप लोग को दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? जी मैम, जी मैम। ये नीचे लिखा है देखो, ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल आरसी फ्रॉम डिजिलॉकर आर नाउ एक्सेप्टेड बाय ट्रैफिक पुलिस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। पढ़ा आप लोगों ने? जी मैम। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन कीप देम सेफली एट होम, है ना। और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेरी स्कूटी का भी इसमें आ गया है। बढ़िया आराम से मोबाइल बस रख के घूमो। मोबाइल तो वैसे भी हम लोग लेके घूमते हैं, है कि नहीं? जी मैम। तो अब आपको ट्रैफिक पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना इसमें निकाल लो। ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया। ये सारी चीजें आपकी इसमें जो, और ये लिखा हुआ भी है, इसलिए वो लोग मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा नहीं है कि ना माने, उन लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ से ना दिखा सकते हो उन लोगों को। इसमें एक चीज मुझे प्रॉब्लम हुई है, अगर आप लोग मुझे कोई हेल्प कर सको तो, कि इसमें अभी तक मेरे ना गाड़ी के इंश्योरेंस के कागज नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि कई लोगों ने मुझे बताया कि इंश्योरेंस का भी दिखाता है, लेकिन मुझे इंश्योरेंस का कागज इसमें नहीं दिखा रहा है। वो भी आ जाता तो फिर मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हो जाता। जैसे मेरी कार का फिटनेस सर्टिफिकेट तो दिखा रहा है, हाँ ये देखो, ये फिटनेस सर्टिफिकेट तो दिखा रहा है ना, लेकिन इंश्योरेंस नहीं दिखा रहा है। और ये सब इशू डॉक्यूमेंट में दिखाता है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिखाता। आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया है क्या इंश्योरेंस का डालने का? नो मैम। चलो ठीक है। तो ये एक डिजी लॉकर को आप लोग करिए, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी कर लें, तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या है कि अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो यूज देम प्रॉपरली एंड सेफली, ये बहुत जरूरी है।